हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के 7th चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट टर्म्स। आज के इस सेशन में हम 4 टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से हैं वो 4 टर्म्स? तो बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम एंड वाइल्ड लाइफ। प्रीवियस सेशन में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर के अंडर हमें कवर करने हैं, और आज के इस सेशन में हम अपने फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे अपने चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के फर्स्ट टॉपिक की इंपॉर्टेंट टर्म्स की। अब सबसे पहले तो हमारा ये जो चैप्टर का नाम है ना, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस नाम में आने वाला जो पहला वर्ड है कंजर्वेशन, इस कंजर्वेशन से ही हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यानी कि सबसे पहले इस कंजर्वेशन वर्ड का जो वर्ड है इसका हम मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कंजर्वेशन क्या है। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कीपिंग एंड प्रोटेक्टिंग समथिंग फ्रॉम डैमेज। मतलब कि आपको पता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे कोई डैमेज होने वाला है और आप नहीं चाहते हो कि उस पर कोई डैमेज हो, तो आप क्या करोगे? उस चीज़ को उठा करके अपने पास रख लोगे और उसको डैमेज से प्रोटेक्ट करोगे। या उस चीज़ के ऊपर लगातार कुछ समय से डैमेज होता आ रहा है और आप नहीं चाहते हो कि फर्दर उस पर और डैमेज हो, तो इसलिए आप क्या करोगे? उस चीज़ को अपने पास उठा करके रख लोगे और उसको आप प्रोटेक्ट करोगे। तो ये जो प्रोटेक्शन की प्रोसेस आप कर रहे हो, यही क्या है? कंजर्वेशन है। ठीक है, तो इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है कंजर्वेशन की। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कीपिंग एंड प्रोटेक्टिंग समथिंग फ्रॉम डैमेज। किसी भी चीज़ को डैमेज से प्रोटेक्ट करना, उसको अपने पास रखना ही क्या है? कंजर्वेशन है। जब बात आती है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स की, तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स क्या है कि इट इज़ द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड देयर हैबिटाट्स। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप जानवरों को, पौधों को प्रोटेक्ट करते हो, प्रिजर्व करते हो। जानवरों को, प्लांट्स को प्रोटेक्ट तो किया ही आपने, प्रिजर्व तो किया ही है, साथ ही साथ उनके जो नेचुरल हैबिटाट है, यानी कि जहाँ पे वो जानवर और वो पौधे रहते हैं, उनकी रहने की जगह को भी आपने क्या किया है? प्रोटेक्ट किया है, प्रिजर्व किया है। तो इसको हम बोल देते हैं क्या? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। हम सबको पता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, यानी कि जंगलों में जो पेड़ पौधे हैं उनको काटा जा रहा है ना। डिफॉरेस्टेशन को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में ही कि क्या कॉजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन के और क्या कंसिक्वेंसेस हैं डिफॉरेस्टेशन के। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि हाँ, फॉरेस्ट में जो पेड़ लगे होते हैं उनको ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो है ना काटा जा रहा है, और वो जो जगह बन रही है फॉरेस्ट में, उसमें अलग अलग तरह की चीज़ों को स्टैब्लिश किया जा रहा है, फैक्ट्रीज बनाई जा रही है, रेसिडेंशियल एरियाज़ वगैरह बनाए जा रहे हैं, खेती वगैरह के लिए, खेती करने के लिए जो है जंगलों को काटा जा रहा है। तो होता क्या है कि जंगलों में रहने वाले जो हमारे जंगली जानवर हैं, उनसे उनके नेचुरल हैबिटाट छीनते जा रहे हैं हम। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे जंगली जानवर होते हैं वो तो जंगलों में ही शोभा देते हैं। आपके पास कुछ ही ऐसे लिमिटेड एनिमल्स होंगे या प्लांट्स होंगे या बर्ड्स होंगे जिसको कि आप डोमेस्टिक एनिमल्स के फॉर्म में अपने घर में पाल सकते हो। आपके पास पेट के नाम पे डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, किसानों के पास भेड़ बकरी होते हैं, गाय होते हैं, बैल होती हैं, भैंसें वगैरह होती हैं। कुछ जगह पे कैमल यानी कि ऊँट वगैरह को भी पेट के तौर पे डोमेस्टिक एनिमल होता है कुछ जगह पे। ठीक है, जहाँ पे कैमल्स पाए जाते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि सभी एनिमल्स को या सभी बर्ड्स या सभी प्लांट्स को आप अपने घरों में नहीं रख सकते हो, डोमेस्टिक एनिमल या डोमेस्टिक प्लांट की फॉर्म में नहीं रख सकते हो। कुछ एनिमल्स और प्लांट्स वो जंगलों में ही शोभा देते हैं, लेकिन हमारे कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जंगलों की जो पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसके कारण जंगल ही साफ हो रहे हैं। अब जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो वो बेचारे वाइल्ड एनिमल्स कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए जब बात आती है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की, तो यहाँ पे आप ऑब्वियस सी बात है, जो ह्यूमन बींग्स जानवरों के ऊपर या पौधों के ऊपर जो टॉर्चर कर रहे हैं, उन टॉर्चर से होगा क्या कि हमारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है ना
एक्सटिंक्शन की तरफ भागेंगे। यानी कि देखो आज के टाइम पे अगर हम बात करेंगे डायनासोर्स की, तो अगर आपको डायनासोर्स के को देखना है तो इसके लिए आप उनको सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ में ही देख सकते हो। क्यों? क्योंकि डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हमारे प्लैनेट अर्थ पर उनका कोई नामो निशान नहीं है ना, और आगे आने भी नहीं वाले हैं। पहले थे, बहुत पहले थे, जुरासिक पीरियड में थे, लेकिन अब नहीं है और ना ही आगे और आएंगे। तो अगर आपको डायनासोर्स को देखना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आप उनको मूवीज़ में ही जा कर के देख सकते हो। सिमिलरली ऐसे और भी कई सारे एनिमल्स हैं जो कि बिल्कुल ना एक्सटिंक्शन की बाउंड्री पे बैठे हैं, कि जहाँ उनने वो बाउंड्री क्रॉस करी वैसे ही वो डायनासोर्स की तरह एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, फिर आप उनको कभी भी नहीं देख पाओगे। तो कंजर्वेशन में होता क्या है कि आप ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करते हो ताकि वो एक्सटिंक्शन की तरफ ना भागें, वो हमेशा हमारे प्लैनेट पर रहें। वो आप कब कर सकते हो? जब आप प्लांट्स और एनिमल्स को टॉर्चर से बचाओगे, डैमेज से बचाओगे, लेकिन साथ ही साथ उनके नेचुरल हैबिटाट को भी आपको सेव करना पड़ेगा। अगर उनके रहने की जगह नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास एक टाइगर आया, ठीक है ना, टाइगर को कहीं चोट वगैरह लगी थी, वो बीमार था, उसको हमने प्रॉपर्ली उसका ट्रीटमेंट करवाया, उसको ठीक किया। ठीक करने के बाद में टाइगर का आप क्या करोगे? आपको उसको जंगल में ही छोड़ना पड़ेगा, आप उसको घर में नहीं रख सकते हो कि अब हमने टाइगर को ठीक कर लिया है, अब हम इसको अपने घर में, हमारा जो टॉमी है ना उसके साथ में ये रहेगा और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको उस टाइगर को आपने उसको ठीक कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, आपने उसका ट्रीटमेंट करवाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली आपको उसके नेचुरल हैबिटाट जंगल में छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो वो बेचारा टाइगर जाएगा कहाँ? टाइगर को आप अपने घर में नहीं रख सकते, ऑब्वियस ही बात है। आप उसको छोड़ोगे तो सिटीज़ में वो भटकेगा। सिटीज़ में जब उसको लोग देखेंगे तो लोगों को लगेगा अरे बाप रे, कहीं हमको मार ना दे, कहीं पे अटैक ना कर दे, तो फिर उसको वहीं पे मार दिया जाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या कि आपने टाइगर को तो कंजर्व किया था, लेकिन उसके नेचुरल हैबिटाट को कंजर्व नहीं किया तो भी बेचारे हमारे जानवर कहाँ जाएंगे? ठीक है, चलो, by conserving wildlife we are ensuring that future generations can enjoy our natural world and the incredible species that live within it। सीधी सी बात है, जब आप वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हो तो आप ये इंश्योर कर रहे हो कि आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारी जो पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन जो है, वो नेचुरल वर्ल्ड को जो है ना एंजॉय कर सकती है, और इस नेचुरल वर्ल्ड में रहने वाले जो इनक्रेडिबल स्पीशीज़ हैं उनको वो देख सकती है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि हमने डायनासोर्स नहीं देखे, अगर हम टाइगर और लॉयन को प्रिजर्व नहीं करेंगे, कंजर्व नहीं करेंगे, तो हो सकता है डायनासोर्स की तरह लॉयन और टाइगर भी ना बचें। तो आपने तो देख लिया लॉयन कैसे होते हैं, टाइगर कैसे होते हैं, आपके आगे, आपके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो तो नहीं देख पाएगी ना। तो जैसे आज की डेट में आप डायनासोर्स को देख रहे हो ना, तो वैसे ही अगर आपने टाइगर्स और लॉयंस को या हमारे वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्व नहीं किया, तो हो सकता है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन उन लॉयंस और टाइगर्स को देखने के लिए उनको भी मूवीज़ देखनी पड़े, जैसे कि आज हम देखते हैं डायनासोर्स को देखने के लिए। तो ये चीज़ अच्छी तो नहीं है ना। जितना हो सके हमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है। ओके देन, तो हमने इस पूरे चैप्टर का जो नाम का जो फर्स्ट हमारा वर्ड है कंजर्वेशन, उसका मतलब हमने समझ लिया है। अब हम बात करते हैं आगे की। फर्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट टर्म है बायोस्फीयर, कि ये एग्जैक्टली बायोस्फीयर क्या होता है। It is that part of the earth in which living organisms exist or which supports life। बेसिकली हमारे प्लैनेट का वो वाला पोर्शन, सिर्फ हमारे प्लैनेट का वो वाला पोर्शन जिसमें कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, या आप ये भी बोल सकते हो कि हमारे प्लैनेट अर्थ का वो वाला पोर्शन जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। लाइफ को सपोर्ट करता है मतलब क्या, कि जब वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उस वाले पोर्शन में, तो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे अच्छी तरीके से रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पर हमारे प्लैनेट का एक ऐसा जोन जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको हम बोल देते हैं क्या, बायोस्फीयर। अब ध्यान से समझते जाइएगा। बिफोर द कमिंग ऑफ लाइफ, इससे पहले कि हमारे प्लैनेट अर्थ पर लाइफ आती, अर्थ वॉज अ ब्लीक प्लेस, अ रॉकी ग्लोब विथ शैलो सीज। जब हमारे प्लैनेट अर्थ पर लाइफ नहीं आई थी
तो इसके पहले जो हमारा जो प्लैनेट था अर्थ, वो कैसा था? एक ब्लीक प्लेस था, रॉकी ग्लोब था, यानी कि पत्थर वगैरह होते थे, शैलो सीज होते थे, और एक थिन बैंड होता था गैसेस का एटमॉस्फेयर में, जिसमें कि लार्जली कार्बन डाइऑक्साइड होती थी, कार्बन मोनोऑक्साइड होती थी, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होती थी यानी कि N2, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड होता था, और कुछ वाटर वेपर्स होती थी। ठीक है, तो इससे पहले कि हमारे प्लैनेट अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती, उसके पहले अर्थ पे था क्या? तो बड़े बड़े चट्टाने पत्थर होते थे, सीज होते थे, और गैसेस का एक थिन बैंड होता था। और गैसेस में कौन कौन सी गैसेस होती थी? कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर वेपर्स, ये सारी गैसेस प्रेजेंट होती थी। इट वॉज अ हॉस्टाइल एंड बैरन प्लैनेट, यानी कि एक बंजर प्लैनेट था। ठीक है, दिस स्ट्रिक्टली इनऑर्गेनिक स्टेट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द जियोस्फीयर। तो जब तक लाइफ नहीं आई थी, वो वाले स्ट्रिक्ट इनऑर्गेनिक अर्थ के स्टेट को हम क्या कहते हैं? जियोस्फीयर कहते हैं, जहाँ पे हम जिसमें पानी होता है, जिसमें पत्थर होते हैं, जिसमें गैसेस होती हैं, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? प्लैनेट की जियोस्फीयर कहते हैं। जियोस्फीयर में होता क्या है? इट कंसिस्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मतलब कि रॉक एंड सॉइल, हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी। अब पानी तो नदी का भी हो सकता है, ओशन का भी हो सकता है, सी का भी हो सकता है, पॉन्ड का भी हो सकता है, लेक का भी हो सकता है। फिर इसके बाद में एंड द एटमॉस्फेयर, द एयर। तो जियोस्फीयर में आया क्या क्या? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और तीसरा एटमॉस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फीयर में मिट्टी और रॉक्स आते हैं, हाइड्रोस्फीयर में पानी आता है, पानी तो हर कहीं का हो सकता है, अंडरग्राउंड भी हो सकता है, और लेक का भी हो सकता है, पॉन्ड्स का भी हो सकता है, ओशन का, नदी का, सब जगह का हो सकता है। और एटमॉस्फेयर में हम बोलते हैं कि हमारी जो सराउंडिंग एयर है वो। ठीक है, तो इससे पहले कि हमारे प्लैनेट अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती, वो जो स्ट्रिक्ट इनऑर्गेनिक स्टेट था हमारे प्लैनेट अर्थ का, उसको हम बोलते हैं जियोस्फीयर। और इस जियोस्फीयर में लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर आता था। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या हुआ? एनर्जी फ्रॉम द सन बम्बार्डेड द सरफेस ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ एंड in time, millions of years, chemical and physical actions produced the first evidence of life. फिर सन की जो एनर्जी है वो हमारे प्लैनेट अर्थ के सरफेस पे पड़ी, और ये जो घटना है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हो चुकी है। तो इससे हुआ क्या कि केमिकल एंड फिजिकल एक्शंस प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ लाइफ। और जब सन की एनर्जी आकर के टकराई हमारे प्लैनेट अर्थ के सरफेस से, तो हम बोलते हैं कि बहुत सारे फिजिकल और केमिकल एक्शंस हुए, जिसके कारण हमारे प्लैनेट अर्थ पर क्या हुआ? फर्स्ट एविडेंस ऑफ लाइफ आया, यानी कि हमारे प्लैनेट अर्थ पर पहली लाइफ आई। फॉर्मलेस जेली लाइक ब्लॉब्स that could collect energy from the environment and produce more of their own kind. This generation of life in the thin outer layer of the geosphere established what is called the biosphere. क्या बोला कि भाई जब सन की एनर्जी आकर के टकराई हमारे प्रिमिटिव अर्थ के सरफेस पर, तो बहुत सारे फिजिकल और केमिकल एक्शंस हुए, और इन फिजिकल केमिकल एक्शन से क्या हुआ? हमारे प्लैनेट अर्थ पर एक लाइफ आ गई, एक ऐसी लाइफ जो कि सन की इस जो एनर्जी है उसको जो है ना ट्रैप करती है, कलेक्ट करती है एनवायरनमेंट से, प्लस हम बोलते हैं कि प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड, यानी कि वो रिप्रोडक्शन भी करती है। ऑब्वियस ये बात है, अगर कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आया हमारे प्लैनेट अर्थ पर, वो क्या कर रहा है? अच्छी तरीके से सर्वाइव कर रहा है ना, सन की जो एनर्जी है उसको भी ट्रैप कर रहा है, एनवायरनमेंट में अच्छी तरीके से रह रहा है। लेकिन अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा? यानी कि अगर वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन नहीं बनाएगा, तो कभी ना कभी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी अपनी एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन को जी करके मर जाएगा। और अगर वो मर गया, इसका मतलब क्या कि प्लैनेट अर्थ से लाइफ चली गई। आई तो थी लेकिन दोबारा चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आया उसने रिप्रोडक्शन करा ही नहीं, है ना। नहीं करने से क्या हुआ कि जब तक वो था तब तक प्लैनेट अर्थ पर लाइफ रही, और जैसे ही उसकी डेथ हुई प्लैनेट अर्थ से लाइफ चली गई। तो हम बोलते हैं कि कुछ इस तरीके से आप ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, है ना, लाइफ का ओरिजिन हुआ हमारे प्लैनेट अर्थ पर। दिस जनरेशन ऑफ लाइफ, ये जो लाइफ का जनरेशन हुआ है इन द थिन आउटर लेयर ऑफ जियोस्फीयर। जियोस्फीयर का मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया ना, कि जियोस्फीयर हम बोल रहे हैं अपने प्लैनेट अर्थ को, ठीक है। इस जियोस्फीयर में हम बोल क्या रहे हैं कि अभी लाइफ नहीं आई है, अभी इसमें पत्थर है यानी कि मिट्टी है, लिथोस्फीयर है, पानी है, हाइड्रोस्फीयर है, और आप बोल सकते हो कि एटमॉस्फेयर है,
ठीक है। तो 3 स्फीयर से, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर से क्या बना है, प्लैनेट अर्थ बना है, जिसको हम जियोस्फीयर बोल रहे हैं। अब जैसे ही लाइफ का जनरेशन हुआ तो जियोस्फीयर की जो आउटर थिन लेयर है वहाँ पे लाइफ जनरेट हुई, और जहाँ जनरेट हुई उसको हमने बोल दिया क्या, व्हाट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। यहाँ पे लिखा गया है कि द जनरेशन ऑफ लाइफ इन द थिन आउटर लेयर ऑफ द जियोस्फीयर स्टेब्लिश्ड व्हाट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। ठीक है। बायोस्फीयर इंक्लूड्स लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ। अब बायोस्फीयर में क्या क्या आता है, जैसे कि मैंने आपको बोला, हमने फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, देखो इधर इसकी, बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। यानी कि अर्थ का सिर्फ वो वाला पोर्शन जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, या सिर्फ वो वाला पोर्शन जहाँ जो कि लाइफ सपोर्ट करता है, यानी कि उस पोर्शन में रह करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं। बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे मिट्टी में यानी कि हमारे लैंड पर होते हैं। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम बोलते हैं कि पानी में भी पाए जाते हैं, और तो और हवा में भी पाए जाते हैं। तो यानी कि शायद हमारे प्लैनेट अर्थ का ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं बचा है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना पाए जाएं। तो जो हम बोल रहे थे ना कि सिर्फ वो वाला पोर्शन प्लैनेट अर्थ का जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि हर कहीं जहाँ आप नज़रें घुमाओगे वहाँ पे आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे ही देंगे। एक्सट्रीम कंडीशंस में भी आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ये वाला नहीं है, कहाँ गया, ओके। सो दिस इज बिकॉज बायोस्फीयर इंक्लूड्स लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ। बायोस्फीयर में क्या क्या आता है, हमारी अर्थ का लैंड सरफेस आता है, एटमॉस्फेयर आता है अर्थ का, as well as the water bodies of the earth like river, ponds, lakes and oceans। तो सब कुछ तो कवर हो गया, लैंड पोर्शन कवर हो गया अर्थ का, एटमॉस्फेयर कवर हो गया अर्थ का, और तो और पानी वाला पोर्शन भी कवर हो गया। पानी कहाँ कहाँ का, तो रिवर का, पॉन्ड्स का, लेक्स का, ओशंस का, सब जगह का पानी, सभी की सभी वाटर बॉडीज क्या है, बायोस्फीयर का ही एक हिस्सा है। तो आप समझ सकते हो कि बायोस्फीयर मतलब क्या, पूरा प्लैनेट अर्थ ही, क्योंकि लैंड भी आ गया, एटमॉस्फेयर भी आ गया, पानी भी आ गया, फिर बचा क्या। तो दिस इज बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड। हम क्यों शामिल कर रहे हैं इन सब चीज़ों को बायोस्फीयर में, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हर कहीं पाए जाते हैं, लैंड पे भी, एटमॉस्फेयर में भी, वाटर बॉडीज में भी। द एनिमल्स लिविंग इन द नेचुरल एनवायरमेंट लाइक फॉरेस्ट एक्सेट्रा आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। अच्छा, ये तो नेक्स्ट उसकी बात हो गई। तो आपको बायोस्फीयर का मतलब समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा डायग्राम है जो कि बायोस्फीयर को समझाने की कोशिश कर रहा है। ये पूरा हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है ना। अलग अलग आपको स्फीयर दिखाई दे रहे होंगे। ये वाला स्फीयर है एटमॉस्फेयर का, ये वाला स्फीयर है हाइड्रोस्फीयर का यानी कि पानी का, ये वाला स्फीयर है किसका, लिथोस्फीयर का। ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या बना रहा है, इकोस्फीयर, या जिसको जियोस्फीयर भी बोल सकते हो। ठीक है। और इसी जियोस्फीयर के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला एरिया, येलो वाला स्फीयर, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। बहुत प्यारा डायग्राम है ये, बहुत अच्छी इमेज है। पूरा का पूरा कंसेप्ट एक बार में आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि यहाँ आ गया पानी, हर जगह का पानी, हर एक वाटर बॉडी का पानी, नदी, तालाब, ओशन, सब कुछ। यहाँ पे आ गया क्या, लैंड, जिसमें मिट्टी आती है, जिसमें रॉक्स, भाई लैंड पे क्या आता है, मिट्टी आती है, चट्टानें आती हैं, छोटे मोटे पत्थर आते हैं। तो सब कुछ आ गया किसमें, लिथोस्फीयर में। फिर इसके बाद में एटमॉस्फेयर में क्या क्या आती हैं, गैसेज आती हैं, वाटर वेपर्स आती हैं। तो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर। तो ये हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये सभी के सभी स्फीयर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। सभी के सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलके क्या बना रहे हैं, एक इकोस्फीयर बना रहे हैं। और इस इकोस्फीयर के आप ऊपर देख सकते हो येलो वाला स्फीयर या येलो वाला पोर्शन जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्या लाइफ पानी में नहीं एग्जिस्ट करती, बिल्कुल करती है भाई। हमारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं कि नहीं होते। क्या हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेयर में नहीं मिलते, बिल्कुल मिलते हैं भाई। कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं भाई, अभी हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन हमारे जो आसपास की जो सराउंडिंग एयर होती है उसमें भी कई तरह के बैक्टीरिया घूम रहे होते हैं, दिखाई नहीं देते लेकिन होते तो ज़रूर हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेयर में भी एग्जिस्ट करते हैं। क्या ज़मीन पे, लैंड पे नहीं मिलते, बिल्कुल मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये पूरे के पूरे जितने भी स्फीयर्स हैं सब में लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए ये जो पूरे आपको येलो पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, बायोस्फीयर है। क्योंकि ये जितने भी स्फीयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं सब में
सब में आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इन सभी स्फीयर्स में लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसीलिए पूरे को हमने क्या बोल दिया, बायोस्फीयर। ठीक है, तो बायोस्फीयर हम बोलते हैं कि हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। सॉर्टेड, अब तो नहीं भूलोगे। चलिए जी, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, अपने सेकेंड टर्म की, जो कि है वाइल्ड लाइफ का। फर्स्ट टर्म हो गया है हमारा कौन सा वाला हुआ है हमारा, बायोस्फीयर। अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द एनिमल्स लिविंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट लाइक फॉरेस्ट एक्सेट्रा आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। वो वाले एनिमल्स जो कि अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास नहीं आते हैं, हमारे डोमेस्टिक एनिमल के तौर पे, उन्हें हम कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स। द वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट डोमेस्टिकेटेड बाय मैन। द प्लांट्स ग्रोइंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑन देयर ओन, जो कि खुद से ग्रो कर रहे हैं प्लांट्स अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में, उन्हें हम कहते हैं वाइल्ड प्लांट्स। सो द वाइल्ड प्लांट्स आर नॉट कल्टिवेटेड और ग्रोन बाय मैन। और ऐसे जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, जंगली पौधे वगैरह, उनको हम कल्टिवेट नहीं करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ मीन्स ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर फाउंड नेचुरली इन द फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल हैबिटाट्स। वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है, वो सभी पेड़ और पौधे जो कि नेचुरली जंगलों में या अपने नेचुरल हैबिटाट्स में एग्जिस्ट करते हैं। Though the term wildlife also includes wild plants, but it is most commonly used for wild animals and birds. ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वाइल्ड लाइफ में प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। हालांकि ये जो वर्ड है ना, ये हम वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें शामिल तो वाइल्ड प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला कंसेप्ट सभी को समझ में आया होगा। फिर इसके बाद में अपना थर्ड टर्म आता है बायोडाइवर्सिटी का। अब ये बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, द टर्म डाइवर्सिटी मीन्स अ वेराइटी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस सेशन में कि हमारे पास ना इतनी वेराइटीज़ होती हैं फूड आइटम्स की, कि हमारे पास एक वेजिटेरियन सेक्शन अलग होता है, एक नॉन वेजिटेरियन सेक्शन अलग होता है। वेजिटेरियन में भी हम बोलते हैं कि कई सारी डिशेज़ होती हैं, नॉन वेज में भी हम बोलते हैं कि कई सारी डिशेज़ होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, तो आज के टाइम पे हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की भी कई सारी वेराइटीज़ होती हैं। तो सिमिलरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी कई सारी वेराइटीज़ होती हैं। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, वेराइटी। हर कहीं आप देख लो, प्लांट्स देख लो, प्लांट्स भी इतने तरीके के होते हैं, कुछ जंगली होते हैं, कुछ हम अपने घरों में लगाते हैं, कुछ मेडिसिनल पर्पस के होते हैं, जैसे कि तुलसी हो गया, नीम हो गया, कुछ से हमको डिलीशियस फ्रूट्स मिलते हैं, कुछ से हमें बहुत ही आप बोल सकते हो कि न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स वगैरह मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे एनिमल्स की, तो कुछ एनिमल्स को हम अपने घर में रख लेते हैं पेट्स के तौर पे। वो वाले एनिमल्स जो कि वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो जंगलों में ही पाए जाते हैं। बर्ड्स की अगर हम बात करें, इनफैक्ट अगर हम बात करें किसकी, रेप्टाइल्स की, एनिमल्स में ही हम बोलते हैं कि रेप्टाइल्स आते हैं, छिपकली है ना, ये सब वगैरह, क्रोकोडाइल वगैरह। और एम्फीबियंस जिसमें कि हम बोलते हैं कि वो आते हैं, फ्रॉग्स वगैरह आते हैं, टोड्स आते हैं। तो इतनी सारी वैरायटीज़ हैं प्लांट्स और एनिमल्स की कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते हो उंगलियों पे। लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट भी जो है ना कम पड़ जाएगी। इसके बाद में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कि उनको फिर 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज करना पड़ रहा है कि हमारे पास हमारे पास होते हैं क्या, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, अल्गी वगैरह। इनफैक्ट जब आप क्लास 9th में जाओगे ना, तो क्लास 9th में जाकर के आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, जिसमें आप प्लांट किंगडम पढ़ोगे, एनिमल किंगडम पढ़ोगे। प्लांट किंगडम में भी जैसे कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया ना, सिमिलरली हम एनिमल्स और प्लांट्स को भी क्लासीफाई करते हैं। एनिमल्स को हम क्लासीफाई करेंगे किसमें, एम्फीबियन। सबसे पहले तो फिशेज़ होती हैं। फिशेज़ में भी 2 टाइप की फिशेज़ होती हैं। एक होती है वो वाली फिशेज़ जिनका जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना है, दूसरी वो वाली होती है जिनका जो स्केलेटन है वो बोन्स का बना है। फिर इसके बाद में एम्फीबियंस आते हैं, है ना, रेप्टाइल्स आते हैं। फिर इसके बाद में हमारे ऑर्थ्रोपोड्स आते हैं, जिसमें कि आपके पास आप बोल सकते हो कि कीड़े मकोड़े आते हैं। कीड़े मकोड़े भी कितने सारे टाइप के होते हैं, है ना, जिसमें सिल्क वर्म, बटरफ्लाई, ये सब आते हैं। बर्ड्स आते हैं। एनिमल्स में भी हम खुद आएंगे, ह्यूमन बींग्स। फिर इसके बाद में जो हमारा प्लांट किंगडम है उसमें अल्गी वगैरह आते हैं, और हम बोलते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, एंजियोस्पर्म्स आते हैं। मतलब कुल मिलाकर के बहुत बड़ी वैरायटी है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। और ये जो वाइड वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इसी को हम बोल देते हैं क्या, बायोडाइवर्सिटी। So the biodiversity refers to the variety of organisms, plants, animals and microorganisms etc. found in a particular area or habitat. In other words, the presence of a large number of species in a particular area, यानी कि एक particular area में
जो लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज की जो प्रेजेंस है उसी को हम क्या बोल देते हैं, उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी बोल देते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डिनोट्स द रिचनेस ऑफ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया और हैबिटेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, उस पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी। तो बायोडाइवर्सिटी हम बोलते हैं कि स्पीशीज की रिचनेस बताती है, कि अगर हम बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन में एक पर्टिकुलर रीजन की जो बायोडाइवर्सिटी है वो अच्छी है, इसका मतलब क्या, कि उस पर्टिकुलर रीजन में काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज रह रहे हैं। वहीं हमारे पास एक दूसरा एरिया है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के लिए हम बोल रहे हैं कि कम है, इसका मतलब क्या, कि वहाँ पे रहने वाले जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, कुछ ही हैं, कम है। तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमको स्पीशीज की रिचनेस के बारे में बताती है, कि एक पर्टिकुलर रीजन में, एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज हैं और कितनी नहीं है। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में अब लास्ट टर्म आता है हमारे इस सेशन का, जो कि है इकोसिस्टम। An ecosystem is a system which includes all the living organisms, plants and animals and microorganisms of an area and the physical environment, soil, air and water in which they lie. यानी कि इकोसिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है। कहने में ये वर्ड बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। इकोसिस्टम के लिए हम बोलते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक पर्टिकुलर एरिया के। अब साथ ही साथ ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो आ ही गए हैं, हम बोलते हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि सॉइल, एयर एंड वाटर, जिसमें कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। In an ecosystem, the various living organisms interact among themselves through food chains and also with the physical environment in which they live. इकोसिस्टम में हम बोलते हैं, इसको ना हम और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। इकोसिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि दो कंपोनेंट्स आते हैं, इससे आपको समझना और आसान होगा। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि दो कंपोनेंट्स आते हैं, कौन कौन से, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक और एबायोटिक का मतलब क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स वो वाले होते हैं जो कि लिविंग होते हैं, और एबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं और डिकम्पोजर्स आते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब कौन, हमारे प्लांट्स, हमारे ट्रीज जो कि हमारे लिए खाना प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रोड्यूसर्स आते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स में हम बोलते हैं कि हम खुद आएंगे और हर्बीवोर्स आएंगे। फिर इसके बाद में कंज्यूमर्स में भी तीन कैटेगरीज हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि हर्बीवोर्स, फिर इसके बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब क्या, कि हर्बीवोर्स को खाने वाले कार्निवोर्स। फिर इसके बाद में एक टर्शरी कंज्यूमर्स भी आते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, अल्टीमेटली डिकम्पोजर्स की, जिसमें कि हमारे डिकम्पोजिंग माइक्रोब्स आते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि बायोटिक कंपोनेंट्स में तो सब चीज़ें आ रही हैं, इसमें प्लांट्स भी आ रहे हैं, ट्रीज भी आ रहे हैं, और उनके प्रोडक्ट्स को खाने वाले जो कंज्यूमर्स हैं वो भी आ रहे हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सभी कंज्यूमर्स आ रहे हैं। इसमें हम लिविंग बींग्स भी आते हैं, सभी टाइप के एनिमल्स आते हैं। प्लस हम बोलते हैं कि डिकम्पोजर्स, कि भैया अगर प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स मरेंगे तो उनको डिकम्पोज करने के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए, तो वो कौन होंगे, हमारे डिकम्पोजर्स यानी कि हमारे डिकम्पोजिंग माइक्रोब्स। तो कुल मिलाकर के बायोटिक कंपोनेंट्स में जितने भी लिविंग चीज़ें हैं ना हमारे प्लैनेट अर्थ पर, वो सब की सब आ जाएंगी। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स की। एबायोटिक कंपोनेंट्स मैंने आपको क्या समझाया, कि जो लिविंग नहीं होते, जो कि नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग में क्या क्या आएगा, एयर, पानी, हवा यानी कि विंड, सॉइल यानी कि मिट्टी, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब के सब क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो ये बताओ छूटा क्या, लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो आ ही गए हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के फॉर्म में, कहाँ, इकोसिस्टम में। जो नॉन लिविंग चीजें हैं हमारे प्लैनेट अर्थ पर, हवा, पानी है ना, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, सब कुछ कहाँ आ गया है, इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुका है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि इकोसिस्टम सुनने में तो एक काफ़ी छोटा सा सिंपल वर्ड लगता है, लेकिन है ये एक बहुत बड़ा वर्ड। क्यों, क्योंकि इसमें तमाम तरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं। एबायोटिक कंपोनेंट से लेकर के बायोटिक कंपोनेंट सभी की सभी चीज़ें आ जाती हैं कहाँ, इकोसिस्टम में। ठीक है, तो आई होप इकोसिस्टम अब आपको समझ में आया होगा कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो आते ही हैं, साथ ही साथ उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो फिजिकल एनवायरनमेंट है यानी कि जहाँ पे वो रहते हैं, अब
ऑर्गेनिजम्स तो कहीं भी रहते हैं, हवा में रहेंगे, मिट्टी में रहेंगे, पानी में रहेंगे, हर कहीं रहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लस उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट जिसमें कि वो रहते हैं, वो पूरा मिलके क्या बनाता है, एक इकोसिस्टम, जिसमें कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं। बायोटिक में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे प्लेनेट अर्थ पर रह रहे हैं, और एबायोटिक में सभी नॉन लिविंग चीज़ें जो कि हमारे प्लेनेट अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं, सभी के सभी किसके अंदर आते हैं, इस छोटे से वर्ड इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इकोसिस्टम के लिए हमने ये बात पढ़ी थी कि इकोसिस्टम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं। यानी कि अगर सपोज अगर मैं बात करूं बायोटिक कंपोनेंट्स की, तो इकोसिस्टम की जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं। कैसे इंटरेक्शन करते हैं? फूड चेन के बारे में कुछ सुना है क्या? फूड चेन क्या होती है? एक ऐसी चेन जिसके हेल्प से आप बोल सकते हो कि फूड का ट्रांसफ़र होता है। शुरुआत होती है हमारी प्रोड्यूसर्स के साथ, ठीक है, हमारे प्लांट्स, हमारे ट्रीज़, हमारे अन्नदाता जिसको हम बोल सकते हैं, ये करते क्या है, सन से निकलने वाली जो सोलर एनर्जी है उसको ट्रैप करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। अपना खाना तो बनाएंगे ही, दूसरों का खाना भी बना करके देते हैं। ठीक है, तो शुरुआत होती है इस फूड चेन की प्रोड्यूसर्स के साथ। प्रोड्यूसर्स को खाने वाले हैं कौन? हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है ना, प्राइमरी कंज्यूमर्स में हम बोलते हैं कि जो कीड़े मकोड़े आते हैं छोटे बहुत, बीटल्स और इंसेक्ट्स वगैरह, ग्रास हॉपर वगैरह, वो सब आ गए। फिर इसके बाद में उनको खाने वाला आ गया कौन? मेंढक। तो मेंढक हम बोलते हैं कि हो गया क्या? सेकेंडरी कंज्यूमर। इसके अलावा हम बोलते हैं कि फिर आते हैं हमारे टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर मतलब क्या कि मेंढक ने कीड़े को खाया और मेंढक को खुद आकर के किसने खा लिया? एक सांप ने खा लिया। तो हमारा टर्शरी कंज्यूमर कौन बन गया? स्नेक बन गया। ठीक है, फिर इसके अलावा हम बोलते हैं कि इस स्नेक बढ़िया जो है ना, मेंढक खा करके जा रहा था खेत में, ऊपर से निकली क्या? एक चील ने उसको जैसे ही देखा कि अरे वाह, ये तो मेरा डिनर हो गया आज का, तो वो जाकर के सांप को खा लेगा। तो ये क्या हो गया? हमारा क्वाटरनरी कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंज्यूमर्स यहाँ पे कितने सारे हैं और प्रोड्यूसर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? हमारे प्लांट्स और ट्रीज हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो सभी आपस में लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। प्लांट्स ने अगर अपना खाना नहीं बनाया होता या खाना नहीं उनने बनाया होता, तो क्या हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स एग्जिस्ट करते? कि अगर प्लांट्स ही नहीं है तो प्राइमरी कंज्यूमर्स खाएंगे क्या? अगर सपोज हम क्या है, वेजिटेरियंस हैं, है ना, हम नहीं खाते नॉनवेज फूड वगैरह, हमारे खाने की जो डिपेंडेंस है वो पूरी की पूरी होती है किसके ऊपर? प्लांट्स और उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो अगर प्लांट्स ने अपने प्रोडक्ट्स देने से मना कर दिया तो हम वेजिटेरियंस कहाँ जाएंगे? क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का एक इंटरेक्शन चल रहा है। अगर प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर्स नहीं होंगे। अगर कीड़े मकोड़े नहीं होंगे तो ये मेंढक यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर क्या खाएगा? और अगर ये सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं होगा, सपोज जैसे कि पेड़ पौधों ने खाना नहीं बनाया तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाना नहीं मिला, वो नहीं बचे। प्राइमरी कंज्यूमर नहीं बचे जिसके कारण ये जो बेचारा मेंढक था ये भूख से तड़प तड़प कर मर गया, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं बचा। अब मेंढक को खाने वाला जो सांप है वो भटक रहा है, लेकिन उसको अपना मेंढक खाने को मिल ही नहीं रहा है। तो अगर खाना नहीं मिलेगा तो वो भी मर जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा जो टर्शरी कंज्यूमर है वो मर गया। अब अगर सांप नहीं दिखेगा जाते हुए तो फिर ये चील किसको खाएगी? यानी कि हमारा जो क्वाटरनरी कंज्यूमर है वो भी मर जाएगा। ठीक है, और अगर वो मर गया फिर अल्टीमेटली बात आती है किसके ऊपर? डिकम्पोजर्स के ऊपर। याद रख लो ये वाला चार्ट, ये बहुत काम का है। बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स तो आते हैं, साथ ही साथ डिकम्पोजर्स भी आते हैं। ठीक है, तो डेथ होने के बाद में क्या होगा? अगर डिकम्पोजर्स ने मना कर दिया, अगर डिकम्पोजर्स ही नहीं होंगे कि हमें नहीं करना डिकम्पोज, हम नहीं करेंगे, हम रहेंगे ही नहीं प्लेनेट अर्थ पर, तो जितनी भी डेड बॉडीज होंगी ना अलग अलग कंज्यूमर्स की, इनका क्या होगा? इनका डिकम्पोजिशन होगा ही नहीं। पूरे प्लेनेट अर्थ पे आपको डेड बॉडीज दिखाई देंगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से जो डिकम्पोजर्स हैं वो कंज्यूमर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अभी तक आपने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का इंटरेक्शन देखा है ना, कंज्यूमर के साथ इंटरेक्शन देखा कि प्राइमरी खा रहा है सेकेंडरी को, प्राइमरी को खा रहा है सेकेंडरी, और सेकेंडरी को खा रहा है टर्शरी को खा रहा है कौन?
क्वाटरनरी। लेकिन अब आप देख रहे हो डिकम्पोजर्स और कंज्यूमर्स के बीच का इंटरेक्शन, कि अगर मेंढक मर गया तो मेंढक की बॉडी को डिकम्पोज कौन करेगा, अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे, और अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो सॉइल में न्यूट्रिएंट वापस कैसे लौटेंगे, और अगर न्यूट्रिएंट वापस नहीं लौटेंगे तो वो बेचारे प्रोड्यूसर्स अपना खाना कैसे बना पाएंगे। तो यहाँ पे अब आपने देखा प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर्स के बीच का इंटरेक्शन। इसीलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा गया है कि हमारे जो इकोसिस्टम में जो वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं। कैसे, तो फूड चेन के थ्रू। ठीक है, तो ये जो आपने चेन देखी है इसी को हम बोल देते हैं क्या, एक फूड चेन, जहाँ पे आपको प्रोड्यूसर दिखाई देता है। अच्छा, ये एक कॉम्प्लेक्स फूड चेन है, इसलिए यहाँ पे आपको प्राइमरी से लेकर के क्वाटरनरी कंज्यूमर तक आपको दिखाई दे रहे हैं। जबकि कुछ कुछ फूड चेन्स ऐसी भी होती हैं जिसमें कि आप बोल सकते हो कि इतने सारे कंज्यूमर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो जिसमें आप बोल सकते हो कि प्राइमरी कंज्यूमर होगा और हम बोलते हैं कि सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। इसके बाद में जैसे कि यहाँ पे पेड़ है, पेड़ को खाया किसने, डियर ने। ठीक है ना, पेड़ को खा लिया किसने, हिरण ने, डियर ने। डियर को खा लिया आकर के किसने, लॉयन ने। तो पेड़ क्या हो गए हमारे प्रोड्यूसर्स, डियर क्या हो गया यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, लॉयन क्या हो गया हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, और इस लॉयन की डेथ हो गई तो डेथ के बाद में इसका इंटरेक्शन होगा सीधे किसके साथ, डिकम्पोजर्स के साथ। तो ज़रूरी नहीं कि आपको हर एक फूड चेन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स आपको दिखाई दे ही दें। कुछ कुछ फूड चेन्स छोटी भी होती हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर तक बात आकर के ख़त्म हो जाती है, फिर सीधे आते हैं कौन, हमारे डिकम्पोजर्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारी फूड चेन है, या आप ये बोल सकते हो कि इकोसिस्टम के जो हमारा लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो किस तरीके से लिविंग कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्शन शो करते हैं। अब ना सिर्फ हमारे इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगर बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं इकोसिस्टम में तो लिविंग वालों को नॉन लिविंग वालों से कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल मतलब होता है भाई। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे, ये रहते कहाँ हैं, ये पानी, हवा और सॉइल में तो रहते हैं। अगर ये एबायोटिक कंपोनेंट्स नहीं होंगे तो क्या ये एग्जिस्ट कर पाएंगे? जो अभी हमने फूड चेन पढ़ी है, क्या वो पॉसिबल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। मिट्टी नहीं होगी, मिट्टी के साथ अगर हमारे प्रोड्यूसर्स इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर्स जो है खाना बना पाएंगे क्या? अगर प्रोड्यूसर्स ही खाना नहीं बनाएंगे तो फिर जितनी भी जो लंबी फूड चेन है ना, वो कैसे आगे कंटिन्यू हो पाएगी? तो इकोसिस्टम में हम बोलते हैं कि चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट्स हो चाहे वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हो, दोनों कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में तो इंटरेक्शन करेंगे ही, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो आपस में तो इंटरेक्शन करेंगे ही, साथ ही साथ एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन वो करते ही करते हैं। तो an ecosystem is a self-sustaining unit of living organisms and non-living environment needing only the input of sunlight energy for its functioning। क्या बोला है कि एक इकोसिस्टम क्या है, सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है, खुद ही सस्टेन करता है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनो कि an ecosystem is a self sustaining unit, खुद से सस्टेन करने वाली यूनिट है, किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट की, नीडिंग ओनली द इनपुट ऑफ सनलाइट एनर्जी फॉर इट्स फंक्शनिंग। यहाँ देखो मैंने आपको क्या समझाया था इस चेन को स्टार्ट करने के पहले कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सन से आने वाली जो सोलर एनर्जी है उसको ट्रैप करते हैं। अगर हमारे प्रोड्यूसर सोलर एनर्जी को ट्रैप नहीं करेंगे, इस इनपुट को लेंगे नहीं, तो प्रोड्यूसर्स खाना कैसे बनाएंगे? वो खाना नहीं बनाएंगे तो पूरी की पूरी फूड चेन वहीं के वहीं धराशायी हो जाएगी, यानी कि इकोसिस्टम एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो बस यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट की, जिसमें कि उसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है अपनी फंक्शनिंग के लिए, और वो है सनलाइट एनर्जी। सन से निकलने वाली सोलर एनर्जी चाहिए है इनपुट के तौर पे, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो वो खुद ही, सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब ये है कि वो खुद ही जो है ना सस्टेन करेगी और उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। भाई आप खुद ही सोचो, प्रोड्यूसर्स ने खाना बनाया है ना, तो हमसे किसी ने जाकर के मिन्नत तो नहीं करी थी कि आप प्लीज़ जाकर के खाना खाओ। हम खुद अपने पैरों से चल के जाते हैं ना प्लांट्स और उनके प्रोडक्ट्स को खाने के लिए। ग्रास हॉपर है, उससे किसी ने जाकर के रिक्वेस्ट नहीं करी थी कि आप जो है ना प्रोड्यूसर्स को जाकर के खाओ, वो खुद जाता है कि नहीं जाता है। जो मेंढक है, मेंढक भी खुद जाता है ग्रास हॉपर को खाने के लिए, उसको किसी ने रिक्वेस्ट नहीं करी होती है।
अगर मेंढक की डेथ हो जाती है तो डिकम्पोजर्स खुद उसको जाकर के डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजर्स के कोई भी जाकर के रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि आप प्लीज मेंढक की डेड बॉडी को जाकर के डिकम्पोज करो, अपने आप ये चीजें चलती रहती, इसीलिए इसको हम सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट कहते हैं। बस एक इनपुट चाहिए होता है, सोलर एनर्जी। The structure of an ecosystem is characterized by the organization of both biotic and abiotic components. This includes the distribution of energy in our environment. It also includes the climatic conditions prevailing in that particular environment. Structure क्या होता है ecosystem का? Can be split into two main components, namely biotic components and abiotic components. The biotic and the abiotic components are interrelated in an ecosystem. It is an open system where the energy and components can flow throughout the boundaries. ठीक है, ये एक ओपन सिस्टम है जहाँ पे आप बोल सकते हो कि एनर्जी और कंपोनेंट्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं थ्रू आउट द बाउंड्रीज। ठीक है ना, बाउंड्रीज में रह करके आप बोल सकते हो कि एनर्जी और कंपोनेंट्स का फ्लो होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। सन से आ रही जो सोलर एनर्जी है उसको प्लांट्स ने क्या किया था, ट्रैप किया था। अब प्लांट की जो एनर्जी होगी वो जाएगी प्राइमरी कंज्यूमर के पास, प्राइमरी से जाएगी सेकेंडरी के पास, सेकेंडरी से जाएगी टर्शरी के पास, टर्शरी से जाएगी क्वाटरनरी के पास, और क्वाटरनरी से जाएगी डिकम्पोजर्स के पास, डिकम्पोजर्स के बाद फिर से कहाँ आ जाएगी, प्रोड्यूसर्स के पास आ जाएगी। तो यहाँ पे एनर्जी और कंपोनेंट्स का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है थ्रू आउट द बाउंड्री। सॉर्टेड। तो भाई आज के सेशन के लिए बस, अच्छा दो चीज़ें और हैं। द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर comfortable and flourished in their own natural habitat, which is usually forest. The biggest threat to the existence and survival of wild animals and birds is deforestation. तो बेसिकली आज के सेशन में जो हमारा टारगेट था कि हमको आज 4 टर्म्स के बारे में समझना है वो हमने समझ लिया। इनफैक्ट हमने तो कंजर्वेशन वर्ड का मतलब भी समझ लिया। हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा है, बायोस्फीयर पढ़ा है, वाइल्ड लाइफ पढ़ी है और हमने इकोसिस्टम भी पढ़ लिया है। अब समस्या ये आती है कि जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं और वो फ्लरिश करते हैं कहाँ, अपने नेचुरल हैबिटाट में, जो कि यूजुअली फॉरेस्ट होता है। तो जो बिगेस्ट थ्रेट है यानी कि जो सबसे बड़ा खतरा है किसमें, टू द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इज डिफॉरेस्टेशन। सबसे बड़ा खतरा होता है वाइल्ड लाइफ को किससे, डिफॉरेस्टेशन से। तो अगले सेशन में हम बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन के ऊपर ही। आज के सेशन में आपने सभी वर्ड्स समझ लिए ना, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में डिफॉरेस्टेशन के ऊपर। ठीक है, डिटेल में समझेंगे, उसके कॉजेज और कंसिक्वेंसेस को ध्यान से पढ़ेंगे। और अब हम बात करते हैं थोड़े से और आगे की काम की बात कर लेते हैं कि कई बार आप लोग की कंप्लेंट्स आती हैं कि मैम यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट है वो हमें मिल नहीं रही है आपके सब्जेक्ट की, और अगर मिल भी रही है तो उसमें वीडियोस जो ना सीक्वेंस में अवेलेबल नहीं है, हम क्या करें, हमको कन्फ्यूजन हो रहा है। तो कोई बात नहीं, इस कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं भाई, कोई भी चीज़ में अगर हमें कन्फ्यूजन होता है तो हम उस चीज़ के बारे में गूगल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वैसे ही आपको गूगल करना है क्या, मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट को, जो कि है magnetbrains.com। गूगल पे जाकर के आपको टाइप करना है magnetbrains.com। वहाँ से आप हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको जब आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का एक पेज दिखाई देगा जहाँ पे लिखा रहेगा द मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म, 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। ठीक है, तो जब आप इस पेज को और स्क्रॉल करोगे, नीचे की तरफ जाओगे, नीचे आपको दिखाई देगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, जहाँ पे आपको क्लास 12th से लेकर के क्लास 1st तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। अब आपको क्लास 8th का साइंस पढ़ना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लास 8th लिखी है ना, इस पे जाकर के आप क्लिक कर दोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके का क्लास 8 साइंस वीडियो ट्यूटोरियल बाय विभूति खरे। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर आपको चैप्टर 1 से जैसे स्टार्ट करना है तो यहाँ पे देखो आपको लिखा रहेगा, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस। चैप्टर वाइज यहाँ पे आपको वीडियोस दिखाई देंगे, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि हमारे क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ पे इसके टोटल 14 वीडियो लेक्चर्स हैं, तो आप एक एक करके सभी वीडियो लेक्चर्स को आप देख सकते हो। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो है, वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला, वो चालू हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियोस पे जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो कन्फ्यूजन होती है ना कि सीक्वेंस में नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, तो वो वाली कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप यहाँ पे बहुत ही स्मूथली सारे के सारे सब्जेक्ट्स के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप जा कर के देख सकते हो।
तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और वहाँ पे डिस्कस करेंगे डिफॉरेस्टेशन को। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यही वाली magnetbrains.com, इसको आप विजिट करिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्रॉपर्ली प्लेलिस्ट में अरेंज्ड। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के जो नोट्स है ना वो भी होंगे अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.